कराची जैसे शहर में एक 18 साल की लड़की जो अपने कॉलेज में पढ़ती है, एफएससी कर रही है, एक दिन वो अपने कॉलेज जाती है और बेहोश हो जाती है। जैसे ही कॉलेज की मैनेजमेंट को पता चलता है कि लड़की बेहोश हो गई है, तरह तरह के ख्यालात मैनेजमेंट के जहन में आते हैं। पहला ख्याल ये आता है कि लड़की जिंदा तो है, इसको कुछ हो तो नहीं गया, फौरन हमें एम्बुलेंस बुलानी चाहिए। कुछ टीचर्स, कुछ मैनेजमेंट कहती है जल्द अज जल्द इसके माँ बाप से राब्ता करें। कुछ एम्बुलेंस बुलाने में लग जाते हैं, कुछ इस बात से डर जाते हैं कि कहीं कुछ और बच्चे इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ना डाल दें। अगर ऐसा करेंगे तो कॉलेज की कितनी बदनामी होगी कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है। कॉलेज की मैनेजमेंट एम्बुलेंस बुलाती है और अस्पताल भेज देती है। इतनी देर में मैनेजमेंट इसके माँ बाप को अपडेट करती है। इसका बाप जो सेल्स की नौकरी करता है एक प्राइवेट कंपनी के साथ, उसके इस बच्ची के अलावा 2 बच्चे और हैं, यानी टोटल 5 लोगों का हाउस होल्ड है जिसमें 3 बच्चे और माँ बाप शामिल हैं। उसकी तनख्वाह 50,000 रुपए माहाना है। अब इस 50,000 रुपए से इस बाप ने अपने बच्चों को पालना भी है। लड़की को अस्पताल भेजा जाता है और अस्पताल जाकर अस्पताल के ईआर डिपार्टमेंट में, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लड़की को रखा जाता है। जैसे ही इमरजेंसी में डॉक्टर्स आते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें नहीं पता कि ये लड़की क्यों बेहोश हुई है, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। लिहाजा इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें इसका लिवर टेस्ट करना है, हमें सीबीसी का टेस्ट करना है, थायराइड का टेस्ट करना है, इसके अंदर विटामिन्स की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है, हमें इसका टेस्ट करना है, हमें ग्लूकोज का टेस्ट करना है। और ये सारे टेस्ट करने के बाद 38,000 रुपए, 50,000 रुपए कमाने वाला बाप 38,000 रुपए अस्पताल को पे करता है। और अस्पताल में डॉक्टर्स की हतमी रिपोर्ट ये आती है कि इस लड़की को हीट स्ट्रोक हुआ है, सन स्ट्रोक हुआ है। यानी 90% जो टेस्ट इस लड़की के किए गए हैं वो गैर जरूरी थे। अब इस बाप ने अपनी बच्ची को लिया, घर आ गए, इसकी खातिर मदारत की, इसकी तीमारदारी की, और वंस अगेन द गर्ल इज गुड टू गो बैक टू हर स्टडीज। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है। वो सवाल ये आता है कि आज जिस शिफा के नाम पर आज आप अस्पतालों में जाते हैं कि शायद आपको शिफा हासिल हो जाए, आज अस्पतालों का बिजनेस मॉडल है आप बीमार नहीं हैं, आप कस्टमर हैं। अब ये बीमारी और कस्टमर्स का सिलसिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने कैसे शुरू किया, कहानी क्या है, आइए समझते हैं। वो लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं और 18 साल से कम उम्र के हैं, कुछ लफ्ज, कुछ नाम बोलने वाला हूं और लिटरली मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये बातें आपके सर के ऊपर से गुजरने वाली हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि क्या आप जानते हैं कि आज से 125 साल पहले तक इस दुनिया में रोशनी के जरिए भी इलाज हुआ करता था? आप कहेंगे ये बात तो मैंने कभी सुनी नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि साउंड के जरिए भी थेरेपी की जाती है, आपने कभी सुना नहीं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यूनानी तरीके से भी इलाज होता है, यूनानी तिब मौजूद है, आप कहेंगे अरे मैंने ये दीवारों पर पोस्टर्स पे कहीं ना कहीं जरूर देखा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि एशियाई तिब मौजूद है, हिकमत मौजूद है, तो आप कहेंगे कि इस तरीके से भी इलाज होता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि नेचुरल तरीके से, नेचुरल थेरेपी, जड़ी बूटियों के जरिए, खुराक के जरिए इलाज बिल ग़िज़ा भी होता है, तो ये बातें आपके सर के ऊपर से जाएंगी। उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि पिछले 125 साल से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सन 1901, 1902 तक ये सारे तरीके इलाज दुनिया में मौजूद थे, लेकिन 1910 आया। और जब 1910 आया तो दुनिया के एक बड़े बिजनेसमैन जिनका नाम जॉन डी रॉकफेलर है, जिनको आज आप बड़ी इज्जत से, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ जिनका नाम लेते हैं, जिनकी ऑयल सेक्टर के ऊपर पूरी कमांड थी, उन्होंने दुनिया को केमिकल बेस्ड, ऑयल बेस्ड सिंथेटिक ड्रग्स पे लगाया। 1910 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट बनी और इस फ्लेक्सनर रिपोर्ट ने दुनिया के हर तरीके इलाज को इलीगल और क्वैकरी डिक्लेयर कर दिया। आज जब दुनिया में आप इंजीनियर बन रहे हो, लॉयर बन रहे हो, और मैं आपसे कहूं कि अगर आपने लॉ की डिग्री हासिल की है, ये डिग्री मैटर ही नहीं करती है क्योंकि ये इलीगल हो चुका है। मेरी बनाई हुई डिग्री, मेरा बनाया हुआ इंजीनियरिंग का कोर्स, ये लीगल है। तो आप क्या कहेंगे? आप मान लेंगे कि आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड इन द फ्लेक्सनर रिपोर्ट। ओवर अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन 1910 में दुनिया के हर तरीके इलाज को
क्वैकरी डिक्लेयर करके इलीगल कर दिया गया। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट दुनिया में बंद हुए कि आप सोच नहीं सकते। अमेरिका में 1845 से चलने वाला इक्लेक्टिक मेडिकल इंस्टीट्यूट जो जड़ी बूटियों से इलाज करना सिखाया करता था, जो जड़ी बूटियों से इलाज करता था, ओवर अ स्ट्रोक ऑफ अ पेन वो पूरा इंस्टीट्यूट बंद हो गया। 1910 में फ्लेक्सनर रिपोर्ट आने के बाद दुनिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का राज शुरू हो गया और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने जगह जगह पर मेडिकल सेल्स रेप्स को हायर करना शुरू कर दिया और नतीजतन डॉक्टर्स को इंसेंटिवाइज करना शुरू कर दिया गया। एक ऐसी वाकया मुझे अपनी जिंदगी का याद आ रहा है। मैंने अपनी स्कूलिंग, बहुत से लोग जानते हैं, सेंट जॉन स्कूल से शुरू की थी, बट व्हेन आई वाज इन क्लास 2 और 3, अब एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, देन आई अप्लाइड फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल एंड आई गॉट एन एडमिशन लेटली इन आर्मी पब्लिक स्कूल। लेकिन एपीएस में जाने से पहले ना वो इंटरव्यू लिया करते थे। अब जब इंटरव्यू लिया करते थे, मेरे घर वालों को बड़ा क्लियर था, मैं 5-6 साल का हूँगा, 4 साल का हूँगा प्रॉबेबली, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर। लेकिन ये मुझे ज़रूर याद है कि जब भी कोई घर में आता है, रिश्तेदार आते हैं, छोटे बच्चों से पूछते हैं कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो मुझे हमेशा से एक बात क्लियर थी कि दुनिया का अमीर तरीन आदमी बनना है। और उस ज़माने में दुनिया का अमीर तरीन आदमी था रॉकफेलर, तो मैं हमेशा बचपन में रॉकफेलर बनना चाहता था। जब हर्ड साइकोलॉजी इस चीज़ को कहते हैं कि मेरे से आगे जो जो लोग लाइन में थे, टीचर बार बार उनसे पूछती थी, नाम क्या है, बड़े होके क्या बनोगे, अगला, नाम क्या है, बड़े होके क्या बनोगे, अगला। हर बच्चा बताता जा रहा था पुलिसमैन, आर्मी ऑफिसर, पुलिसमैन, आर्मी ऑफिसर। मैं जब रात को घर आया, घर वालों ने पूछा, हाँ भाई इंटरव्यू कैसा रहा, माँ बाप ने पूछा, एंड आई सेड टू देम कि ये सवाल मुझसे भी पूछा गया, नाम क्या है और बड़े होके क्या बनोगे। दे सेड, तुमने बताया कि रॉकफेलर बनना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, क्योंकि पहले वाले ने कहा पुलिसमैन, दूसरे ने कहा आर्मी, तीसरे वाले ने कहा पुलिसमैन, चौथे ने कहा आर्मी ऑफिसर, मैंने भी कह दिया पुलिसमैन या आर्मी ऑफिसर। क्योंकि अब मैं मैडम को कैसे समझाऊंगा कि रॉकफेलर है कौन। तो मैंने उस दिन लोगों के सामने इंटरव्यू के लिए नहीं बोला कि मैं रॉकफेलर बनना चाहता हूँ। आज जब ये सारी दुनिया जहान का ज्ञान देखता हूँ, लिटरली मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं ज़िंदगी में रॉकफेलर नहीं बना। क्योंकि अगर रॉकफेलर बनता तो ये दुनिया में जो तरीका इलाज आज छुपाए जाते हैं, ये जो तेग बगरदने रावी होती है ना, ये तेग आज यहाँ लटक रही होती। आज दुनिया से आपने मौसर इलाज तो छुपा दिया और दुनिया को केमिकल इंडस्ट्री में झोंक दिया, आपने दुनिया को फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए झोंक दिया। 2019 लाहौर का वाकया, 2019 में ये केस बहुत कॉमन हुआ कि व्हाट्सएप में सीनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर्स को क्या लिख रहा है, वो लिख रहा है कि आज 20 सिफ स्पैन लिखनी है क्योंकि फाइजर वाले दुबई लेके जा रहे हैं अगर टारगेट पूरा हुआ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये BMJ की 2022 की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में 65% डॉक्टर्स इंसेंटिवाइज प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जिसमें उनको फायदा होता है वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मेरा तो अलमिया ये है, आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, तो इस वजह से मैं बहुत सी बातें ऐसी करता हूं जो मुझे इंटरनल पता है कि दुनिया में हो क्या रहा है, लेकिन कोशिश ये करता हूं कि जो बात आपके सामने रखूं वो फैक्चुअल हो। आज ये फैक्चुअल बातें आपके लिए जानना जरूरी है। कुछ दिनों पहले मैंने इस BMJ की रिपोर्ट के हवाले से एक रील बनाई थी और वो रील सोशल मीडिया पे गई। जब वो रील गई तो मेरी फॉलोइंग में जितने डॉक्टर्स हैं ना, तकरीबन सारे के सारे डॉक्टर्स नाराज हो गए। तरह तरह के लोगों ने बातें लिखी और मैं हमेशा कहता हूँ कमेंट सेक्शन खुला है, बात कर दी है, अच्छी नहीं लगी, गाली लिखनी है, कमेंट सेक्शन खुला है, लिख दो भाई, मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया। कल को ये मेरे ऊपर हुज्जत नहीं रहेगी कि आपको एक बात पता थी, दुनिया को क्यों नहीं बताई। मैंने अपना फर्ज पूरा किया, किसी को समझ में आती है आए, नहीं आती, डजंट मैटर। पॉइंट ये है मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ। ये सब बातें करके मैं अपने ऊपर से हुज्जत ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह मैंने अपना काम पूरा किया। किसी के दिल में तासीर पैदा करना वो मेरे इख्तियार में नहीं है, वो तेरे इख्तियार में। सो सवाल ये है कि लोग नाराज़ हुए, जितने लोग नाराज़ हुए उनमें से अक्सर ने पता क्या बात की, विच इज़ शॉकिंग। उन्होंने ये कहा कि हमने मेडिकल की एजुकेशन पे करोड़ों रुपया लगाए हैं, अब अगर क्या हम प्रिस्क्रिप्शन से अपने पैसे भी पूरा ना करें। ये है पाकिस्तान के डॉक्टर्स का हाल। मैं मानता हूं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, 65% शायद ज्यादा नंबर कोट कर दिया BMJ ने। अगेन आई एम नॉट चैलेंजिंग दैट, मे बी इट्स 65% और मे बी इट्स लोअर। सब डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन आज अगर इंसेंटिवाइज प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लोग दुबई जा रहे हैं,
लोग अपने एसी लगवा रहे हैं, लोग बच्चियों का जहेज बना रहे हैं। यही डॉक्टर्स इसी माशरे के हैं ना, हमारे ही पैदा किए हुए डॉक्टर्स हैं, हमारे ही मुल्क में रहने वाले हमारे बहन भाई हैं ये। अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो कहीं तो सिस्टम को चैलेंज करना चाहिए, कभी तो मीडिया को रिपोर्ट करना चाहिए कि ये जो सच है कि आप दुनिया से तरीका इलाज छुपाते हैं, ये बातें कभी तो आवाम के सामने आनी चाहिए, किसी को तो बतानी चाहिए कि कितना जुल्म हो रहा है। आज आप चुप रहेंगे, 20 साल बाद आपकी आने वाली नस्ल उसको पता तक नहीं होगा कि दुनिया में आपके साथ क्या क्या फ्रॉड हो चुके हैं। अभी और सुने, पाकिस्तान हेल्थ जर्नल कहता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स की 65% इनकम पता है कहां से आती है? उनकी 65% इनकम डायग्नोस्टिक टेस्ट से आती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे टेस्ट बेकार होंगे या सारे टेस्ट जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, लेकिन बहुत से टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है। आज प्रॉब्लम यह है कि हम डॉक्टर को इलाज सिखाते हैं और केमिस्ट को सिखाते हैं कि दवाई के अंदर क्या है। This should be one part. Doctor should know what goes on in the chemical. डॉक्टर को अगर ये नहीं पता तो जो मेडिकल रेप आकर सुना देगा वो अमना सदकना उस पर ईमान ले आएगा कि जो इसने कह दिया है वही बात सच है। इस चीज को केटर फॉर करने की जरूरत है। चाहे मेडिकल की पढ़ाई आपको लंबी करनी पड़े या छोटी करनी पड़े, आपको ये सच लोगों के सामने रखना है और ये सच रखना जरूरी है। आज डेटा ये कहता है कि अमेरिका में एक एवरेज अमेरिकन पता कितना पैसा खर्च करता है हर साल सिर्फ डायग्नोस्टिक टेस्ट के ऊपर? $1400 एनुअली। इतना पैसा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितनी ये फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पैसा किधर है, तो सर्टनली मैं भी आपसे ये कहूंगा कि भाई पैसा कमाना है ना तो एक लैब बनाओ यार, लैब बनाओ। दुनिया ने आना है, इलाज करना है, कभी इस टेस्ट के पैसे, उस टेस्ट के पैसे, 4000, 6000, 8000, 50000, डॉक्टर से ज्यादा पैसे आप कमा लोगे। बट दिस इज not the video where we are discussing the entrepreneurship. This is the video that should be an eye opener for you. तो आज इस वीडियो के तवज्जुद से मेरी कोशिश ये नहीं है कि मैं आपको कोई मेडिकल एडवाइस दूं, ना मेरी कोशिश है कि किसी कंपनी को मैं डिफेम करूं, लेकिन वो सच जो दुनिया में मौजूद है, ये सवाल हैं जो आपने पूछने हैं अपने आप से भी, अपने डॉक्टर से भी और अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से भी, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने मीडिया से भी, क्योंकि मीडिया इन चीज़ों पर बात नहीं करता। मीडिया नहीं बताएगा आपको कि कलौंजी के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा है, वो नहीं बताएगा कि रोज़ा रखने से क्या फ़ायदा है। कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री आपको तिब्बे नब्बी पर या कपिंग के बारे में नहीं बताएगी, क्योंकि उसमें पैसे नहीं बनते हैं। और इसी वजह से एक एवरेज हाउस होल्ड का आज प्रॉब्लम यह है कि अगर वो कहीं बीमार हो जाए तो उसकी दौलत, उसकी सेविंग, उसकी ज़िंदगी का सारा फोकस, सब पैसा चला जाता है इन्हीं इलाज मालजों में, और ये अस्पताल आपसे कमाते हैं। और फिर आप सवाल करते हैं हमारे पास पैसे बचते क्यों नहीं है। ये वही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कि एंटीबायोटिक्स आपको वो देती है कि जहां पर आपके जिस्म के अंदर से गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। ये वही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है कि जो आपको ऐसे स्टेरॉइड देती है कि जिससे आपकी टेम्पररीली इम्यून सिस्टम ही शट डाउन हो जाता है। ये वही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जो आपको वो वैक्सीन्स देती है कि CDC की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि इन वैक्सीन्स के अंदर मेटल और एल्यूमिनियम पाया जाता है। ये वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। और आज हमने आपको इस सिस्टम के मुताबिक इतना ढाल लिया है कि एक जुकाम मतलब एंटीबायोटिक, एक छींक मतलब मल्टीविटामिन, और एक थकन पे सीधा इंजेक्शन ठोक दो। दिस इज हाउ वी आर लिविंग आवर लाइव्स, एंड द वर्स्ट इज you can't really do anything about it, and you're not even ready to question these things. As I said in the start of the video, इस वीडियो का मकसद आपको कोई मेडिकल एडवाइस देना नहीं है। I'm not a doctor who's going to give you a medical advice. ना इसका वीडियो का मतलब किसी को डिफेम करना है। इसका मकसद बहुत सिंपल है, वो ये कि है मेरे मुल्क के डॉक्टर्स, है मेरे मुल्क के स्टूडेंट्स, जब आपने डॉक्टरी सीखनी है, जब आपने MBBS करना है, जब आपने कोई इल्म हासिल करना है, तो ये मेक श्योर कर लो कि जो चीज़ लोगों को लिख कर दे रहे हो, जो चीज़ लोगों को रेकमेंड करके दे रहे हो, RX के टैब के ऊपर लिख कर दे रहे हो, खुदा के वास्ते ये चेक कर लो उसके अंदर है क्या, वो लोगों को फायदा देगा या नुकसान देगा। दुनिया में मजीद तरीके इलाज क्या थे जो आपसे छुपा दिए गए। इन फील्ड्स को एक्सप्लोर करें ताकि आप कच्चा इल्म ना हासिल करें, आप मुकम्मल इल्म हासिल करें, ताकि आपकी कमांड हो किसी चीज़ के ऊपर, ताकि आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के एजेंट मत बन जाएं। आप मालिज हैं, आप मसीहा हैं,
आप इलाज करें। वो शायर कहता है ना कि देखा था कभी हमने मोहब्बत का जनाजा, देखा था कभी हमने मोहब्बत का जनाजा, बाकी है अगर कुछ तो दिखा क्यों नहीं देते, बेनूर है जो शम्मा बुझा क्यों नहीं देते, तुम अच्छे मसीहा हो दवा क्यों नहीं देते।